भदोही जनपद के 5 होनहार युवाओं ने उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। युवाओं की सफलता पर पूरे जनपद में जश्न और खुशी का माहौल है। लोग बधाई और शुभकामना देने के लिए युवाओं के घर पहुंच रहे हैं। सच में भदोही के 5 युवाओं की लगन और मेहनत ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जनपद में खुशी का माहौल पैदा कर दिया है। भदोही जनपद के सुरियावा क्षेत्र कौड़र निवासी शीतला प्रसाद यादव के बड़े पुत्र पवन यादव ने उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त करके एसडीएम के पद पर चयनित हुए हैं। पवन यादव ने हाई स्कूल तक की शिक्षा सुरियावा में ग्रहण की और गाजियाबाद से पॉलिटेक्निक किया। कानपुर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री ली है। और पवन यादव उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण होने के पहले 2014 से 2016 तक पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात रहे और फिर 2016 से वर्तमान समय तक डीआरडीओ में टेक्निकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। इसी बीच पवन यादव 2017 से सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटे और 2023 में उत्तर प्रदेश पीसीएस में सफलता प्राप्त की और एसडीएम के पद पर चयनित हुए। पवन यादव के पिता अपने समय में कालीन के व्यवसायी रहे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से केवल अब घर पर ही रहते हैं। पवन यादव की माता दुर्गावती देवी गृहिणी हैं और पवन की पत्नी मीना यादव और उनके 2 बच्चे अर्नव और अर्तिका हैं। पवन का बेटा भी काफ़ी प्रतिभाशाली है, वह भी कई ओलंपियाड में भाग ले चुका है। पवन यादव ने पीसीएस में सफलता प्राप्त करके एक मिसाल पेश की है, जहां पर पवन यादव अपने काम को भी करते रहे, परिवार को भी संभालते रहे और अपनी तैयारी भी करते रहे और फिर उन्होंने पीसीएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर एसडीएम के पद पर चयनित हुए। पवन यादव डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और नेल्सन मंडेला जैसे महापुरुषों से काफ़ी प्रभावित हैं। भदोही जनपद के लाल पवन यादव से खास बातचीत हुई। आइए आप भी सुनिए क्या कहा पवन यादव ने। नमस्कार, मैं संतोष तिवारी। कालीन नगरी तो वैसे अपने कालीन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और सच में बेशक अगर कालीन की बात की जाए तो चाहे भारत की बात की जाए या विश्व के अन्य देशों की बात की जाए, कालीन एक अलग परचम लहरा रहा है। और हाल ही में चाहे संसद भवन हो, चाहे अयोध्या का श्री राम मंदिर हो, यहाँ पर भी कालीन भदोही जनपद का नाम रोशन किया हुआ है। तो ये तो हम बात कालीन की कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो युवा हैं वो भी कहीं पीछे नहीं है। वो भी अपने काम के माध्यम से, अपने मद्दे के माध्यम से, अपने जज्बा के माध्यम से एक नई इबारत लिख रहे हैं और वास्तव में यह भदोही की कालीन नगरी की एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी हाल ही में भदोही जनपद के 5 ऐसे युवा जिनका पीसीएस में चयन हुआ है, 2023 की पीसीएस परीक्षा में सफलता प्राप्त करी है। तो इन युवाओं के माध्यम से भदोही जिला पूरा गर्वान्वित है। भदोही जिले के एक एक व्यक्ति को यह बड़ा खुशी का एहसास हो रहा है कि वास्तव में हमारे जनपद के लोग, हमारे जनपद के युवा, हमारे जनपद के बच्चे इस मुकाम को हासिल कर रहे हैं। तो इन्हीं युवाओं में से आज हम एक ऐसे शख्स के साथ हैं, एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं कि जो वास्तव में आपको हम बताएंगे कि वास्तव में उनका कैसा संघर्ष रहा और आज उन्होंने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करी है। अगर रैंक की बात की जाए तो उनका 29वां रैंक है पीसीएस एसडीएम में। तो आज हमारे साथ पवन यादव जी हैं, जो सुरियावा क्षेत्र के कौड़र गांव के निवासी हैं। उनके पिताजी कभी कालीन व्यवसायी हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में तबीयत नासाजी की वजह से घर पे ही रह रहे हैं। तो आज हमारे साथ पवन जी हैं। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे? आपको ये सफलता मिली है, क्या कहेंगे आप? माता पिता के आशीर्वाद से और मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उनके सेक्रीफाइस से और काफ़ी सालों के परिश्रम से मुझे ये सफलता मिली है। तो मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पे पवन जी ने बताया कि मुझे खुशी का अनुभव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह अगर आपके मेहनत की बात की जाए तो आप ऑलरेडी 2 वर्ष आपने पुलिस में भी काम किया हुआ है, पुलिस विभाग में भी काम किया हुआ है और डीआरडीओ में ऑलरेडी आप अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये दोनों कंबाइन कैसे कर पाए? आपकी तैयारी भी रही, ड्यूटी भी रही, परिवार भी रहा, घर की भी जिम्मेदारी रही, खुद आपके पिताजी की तबीयत भी कुछ नासाज रही, तो इसको कैसे आप मैनेज कर पा रहे थे? जी बिल्कुल, मैं भी एक भदोही में एक छोटे से गांव से ही आता हूं और आप जैसे लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, आप ही के परिवार की तरह मैं भी यहाँ से निकला हुआ हूँ। तो मैंने शुरुआत में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में मुझे 2 साल तक मुझे काम करना पड़ा और उसके बाद मेरा डीआरडीओ में चयन भी हो गया। मैं टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पे वर्तमान में काम भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक प्रशासनिक फील्ड में जाने का मेरा एक जुनून शुरू से ही था। जब मेरी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी बेटर हुई तो मैं अपने सपने की तरफ रुख किया और मैं 2017 से कंटिन्यूस एफर्ट करता रहा
और ये 6-7 साल के अथक परिश्रम के बाद मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ पे बात आती है पवन की, जैसे लोग कहते हैं कि बच्चों की जब शादी हो जाती है तो थोड़ा सा उनका डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन आप शादी भी हुई, आपके 2 बच्चे भी हैं, आप ड्यूटी भी कर रहे थे, फिर भी आपने एक बड़ी सफलता प्राप्त करी, तो इसके पीछे कौन सा रहस्य रहा? इसके पीछे रहस्य कुछ भी नहीं है। इसके पीछे ये कह सकते हैं आपकी आपके जो माइंड है, जो ब्रेन है, आपके उस लेवल पे आपको सोचना होता है, और आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो इसमें आपका रोल प्ले करता है। कोई भी चीजें बाधा नहीं होती, बल्कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव रास्ते की तरफ जाएंगे, तो जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके माता पिता, आपके समाज, आपके परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सब आपके साथ जुड़ जाते हैं उस सपने को साकार करने के लिए। तो इस मेरी जर्नी में सभी लोगों ने मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी दी और पिलर की तरह मेरे साथ खड़े रहे, और मुझे यहाँ तक पहुंचाने में इन सब का योगदान रहा। तो जो भी मेरे बंधु देख रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, आपकी शादी हुई है या आप जॉब कर रहे हैं, ये सारे बैरियर कुछ भी नहीं होते हैं। आप अपना माइंडसेट बनाइए, अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, और तैयारी में आप टाइम निकालेंगे तो टाइम आपको निकल जाएगा। कितनी भी स्ट्रगलिंग जॉब हो, अगर आप टाइम निकालना चाहे, आपको वीकेंड मिलता है, आपको टाइम के साथ 10 घंटे के बाद आप 2 घंटे भी निकाल सकते हैं, 3 घंटे भी निकाल सकते हैं, बाकी टाइम छुट्टियां मिलती हैं, उस टाइम पे आप 12 से 15 घंटे पढ़ सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आगे की तैयारी आप कंटिन्यू कर सकते हैं और सफलता भी आपको मिलेगी निश्चित रूप से। कुछ एक मानसिकता बनी हुई है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, परिवेश के बच्चे होते हैं, शहरी बच्चों की अपेक्षा कम सफल होते हैं, या कुछ ऐसी मानसिकता है, तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? बिल्कुल, इसमें सच्चाई पहले हुआ करती होगी, लेकिन अभी के टाइम पे नहीं है, क्योंकि गांव के बच्चे और ये जो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, आपके हाथ में स्मार्ट फोन्स आ गए हैं, और इसके थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में हो गई। आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आपको सारी जो भी चीजें आप पढ़ाई करना चाहते हैं, वो सारी चीजें अवेलेबल आपके हाथ में होती हैं। बस यही होता है कि आपका पैशन, आपका जुनून, वो आपके अंदर होना चाहिए। आप कहीं से भी पढ़ के और उच्चतम पद IAS के लेवल तक भी आप जा सकते हैं, या आप जिस भी फील्ड में आप बिजनेस के फील्ड में हो या किसी अदर सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं, उसके टॉप मोस्ट जो भी पोजीशन होती है उसको अचीव कर सकते हैं। जी, पवन जी ने यहाँ बताया कि अगर हमारा जज्बा बढ़िया है, अगर हम जज्बा में लगे हुए हैं, अपने पैशन को ध्यान रख रहे हैं, तो बेशक हम सफलता हमको मिलती है। लेकिन यहाँ एक और चीजें आती है, जैसे कि आर्थिक स्थिति जो होती है, पारिवारिक स्थिति कहीं न कहीं आड़े आती है क्या? आपको ऐसा लगता है? पारिवारिक स्थिति कुछ हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी जॉब नहीं है, तो आप कोचिंग कर सकते हैं, कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, या फिर बच्चों को ट्यूशन कर सकते हैं। आपका जिस फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं उसी में कुछ हेल्प कर सकते हैं दूसरे वे में, तो आपका जो भी एक मिनिमम लेवल का जो खर्चा है वो निकल सकता है। तो उसको लेके आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, या फिर कोई जॉब भी आप ले सकते हैं। नीचे की पोस्ट जो भी होती है उसको भी आप एक्सेप्ट करिए, उसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी हमारी खराब है तो हम किसी बड़े सपने को नहीं देख सकते। वो हम किसी भी बड़े सपने को देख सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इकोनॉमी उसमें रोल प्ले नहीं करती। और अगर आप उस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो समाज के बहुत अच्छे लोग हैं, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं, वो आपकी इकोनॉमिक रूप से भी आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ अगर बात की जाए कि पवन, आपने कहा कि यदि हमारे अंदर जज्बा है तो वास्तव में हम जब खुद हेल्प करते हैं अपना, तो और लोग भी हमारे हेल्प में आगे आते हैं। बेशक ये चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत ऐसे उदाहरण समाज में है कि वास्तव में कई बार फेल होने के बाद वो अंत में सफल होते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल उदाहरण समाज में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक और चर्चा रहती है लोगों में कि अगर ये बात होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि अगर हम देखें, बहुत बच्चे हैं कि जो तमाम संस्थानों या दिल्ली या प्रयागराज या अन्य जगहों पे जाकर के कोचिंग करते रहते हैं, और क्या होता है कि उनको लगता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के क्या संदेश होगा? ऐसे लोगों को ये संदेश होगा कि आप अटेम्प्ट दे रहे हैं और बार बार आप फेल हो रहे हैं, तो अपने जो भी फेलियर है उसको आपको एनालाइज करने की जरूरत होती है। क्योंकि जो आपकी जो गलतियां हो रही हैं, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, उसमें आपको देखना होता है कि हमारा कौन सा पोर्शन वीक है, या बार बार हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो अगले अटेम्प्ट में आप उस चीज को देखिए और उसमें मेहनत करिए। और जो भी सिलेबस दिया गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इस सिविल सर्विसेज में मानता हूं कि आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप प्रीलिम में, अगर यूपी PCS में अगर बात करेंगे, तो प्रीलिम का जो एग्जाम होता है उसमें
30-40% तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और मेंस में भी यही रोल होता है। अगर मेंस के जो पिछले 7-8 साल के जो पेपर्स आए हुए हैं, अगर आप उसको 3 घंटे बैठ के अपने रूम में अगर वही आप सॉल्व कर लेते हैं और अपने पीयर ग्रुप्स में या जो भी आपके मेंटोर्स हैं उनसे आप फीडबैक लेते हैं कि हम कैसे लिख रहे हैं, तो डे बाय डे आप इंप्रूव करते हैं। और इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे अपनी गलतियों को एनालाइज करते हुए, और जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग मिनिमम सोर्स रखिए, उसको बार बार पढ़िए, और जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करिए। जब भी आप फ्री टाइम पे बैठे हुए हैं आप उसको रिकॉल करते रहिए जो भी हमने पढ़ाई की हुई है, क्योंकि जो मेंस में अल्टीमेटली आप जाके वहां लिखेंगे तो अगर आपने रिकॉल किया है बार बार तो वो आपकी पेन और जो माइंड है उसका जबरदस्त कोऑर्डिनेशन होता है। आप कम टाइम पीरियड में अपने पेपर को कंप्लीट कर पाते हैं और एक अच्छा कंटेंट डाल के उसमें आते हैं पेपर में, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। जी, यहाँ पे चीजें तो कुछ आपने मंत्र दिया उन युवाओं को जो वास्तव में जो तैयारी में लगे हुए हैं होना चाहिए, लेकिन कुछ इन सवालों से थोड़ा हट कर कुछ अन्य सवाल जिसमें देखा जा रहा है कि वास्तव में आज समाज पढ़ा लिखा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कट्टरता देखने को मिले। कुछ लोग धर्म को लेकर कट्टर बन रहे हैं, कुछ लोग जाति को लेकर कट्टर बन रहे हैं। कट्टरता के लेवल पे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज का आप पढ़ाई करेंगे तो आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो गुण है वो तो होना ही चाहिए। आप उससे एक जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है उसको लेके आप नहीं चल सकते। आपके अंदर जो एक सामंजस्य की भावना है, जो हार्मोनियस सोसाइटी की भावना है, वो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए आपका दिल धड़कना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लेके उसके बाद जो माइंडसेट आपका बनता है उसको लेके ही आप आगे जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक कट्टर आइडियोलॉजी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी सफलता में कहीं ना कहीं आप रुक जाएंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेजेज होते हैं, अलग अलग स्टेजेज होते हैं। प्रीलिम होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। अगर आपकी जो कट्टरता वाली सोच है वो कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपर्ट है वो आपको उसमें आपको पकड़ लिया जाएगा, तो उसमें आपको मार्क्स अच्छे नहीं फेच हो पाएंगे। तो मेरा यही है कि आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उसको अडॉप्ट करिए और उस तरीके से अपनी थिंकिंग को प्रोग्रेसिव वे में आगे ले जाइए। यहाँ पे आपने बताया कि वास्तव में हमारे पास किसी भी तरह से कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं है। वास्तव में आपको फ्लेक्सिबल बनना ही पड़ेगा और सच में वास्तव में समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए, सही मैसेज देने के लिए, समाज के एक रूट लेवल पे स्थापित करने के लिए वास्तव में हमारे अंदर अगर किसी भी तरह, चाहे धर्म को लेकर के, चाहे जाति को लेकर के या किसी विशेष चीज को लेकर के हम कट्टर हैं तो वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है। पवन जी, एक और सवाल लगातार लोगों में कौंधता है कि वास्तव में जब लोग पढ़ लिख करके बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मैसेज या ऐसे समाज में उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जो संस्कार की बातें हैं थोड़ा सा वो अपने को अपलिफ्ट समझते हैं, ज्यादा सा ऊपर समझते हैं, कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत से थोड़ा ऊपर हो जाते हैं। ये कहाँ तक सही है? इसमें मैं बोलता हूं कि एक मुझे आपकी बात को सुन के मुझे एक कोट याद आता है कि लीडर वो नहीं होते जो फॉलोअर क्रिएट करते हैं, लीडर वो होते हैं जो और ज्यादा लीडर पैदा करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी लोग अपलिफ्ट हो गए हैं, जो लोग आगे निकल गए हैं, बढ़ गए हैं, वो जो भी सोसाइटी में उनको पॉजिटिव वे में आपको कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि जो आपके भाई हैं, जो आपके समाज के लोग हैं, जो आपकी मिट्टी के लोग हैं, उनको भी पूरा हक है आपके जो भी रिसोर्सेस है देश के, उसमें उनका पूरा हक है उनको अचीव करने का। तो उसमें आप अपनी जो भी एनर्जी है, जो आपने सीखा हुआ है इतने लंबे टाइम तक, उसमें आप उनको हेल्प कर सकते हैं, चाहे इकोनॉमिक रूप से, चाहे आप एजुकेशन के रूप में, या किसी भी रूप में उनकी आप हेल्प करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और आप एक और ज्यादा लीडर आप क्रिएट करेंगे तो आप समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करेंगे। आदर्श की बात आपने कही, तो आदर्श में वास्तव में अगर आदर्श की बात, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला जी बहुत ऐसे प्रेरणादायक पुरुष रहे हैं जो वास्तव में समाज को उन्होंने लीड किया है, तो इन लोगों से जो युवा है वो किस तरह की सीख ले जिससे वो कुछ और बढ़िया कर सके? बिल्कुल, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, उनकी लाइफ से भी आप देखेंगे तो डिवोशन टू जो ड्यूटी थी, डिवोशन टू वर्क, उन्होंने कितने बड़े लेवल तक देश को ले गए। न्यूक्लियर में भी अगर उनका कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे, और मिसाइल मैन के नाम से वो जाने जाते हैं। डीआरडीओ में उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। उन्होंने मिसाइल्स जो पृथ्वी है, अग्नि है, नाग है, त्रिशूल है, उसमें उनका पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप की उन्होंने। तो उन्होंने अपने जो वर्क है, वर्क को वर्शिप की तरफ उन्होंने लिया था, और उन्होंने अपने जो वर्क है उससे पूरे देश को गौरवान्वित किया था। अपने पूरे कंट्रीब्यूशन से जो भी उनकी एनर्जी थी उसको पॉजिटिव वे में चैनलाइज किया था। तो उनके लाइफ से हम सीख सकते हैं कि जो भी जिस फील्ड में हम जा रहे हैं वहां पे अपना जितना भी हमारे अंदर पोटेंशियल है उसमें हम दें, और हमारा देश
विकसित, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का भी एक मंत्र है कि 2047 तक हमारा देश विकसित होना चाहिए। तो उसमें जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो भी युवा हैं, वो अपनी जो भी एनर्जी है, उनका जो भी पोटेंशियल है, उस अपने देश में वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अपने जो नए युवा बच्चे हैं उनको मोटिवेट करें और सभी एक साथ आगे बढ़े। जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, तो एकदम बेशक सही है। लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है कि वास्तव में आज भी इतना होने की जद्दोजहद होने के बाद भी, सरकार की इतना योजनाओं से संचालित होने के बाद भी, कहीं न कहीं अगर हम हकीकत नब्ज टटोले तो लगता है कि वास्तव में कहीं न कहीं भाई हम पीछे, बहुत पीछे हैं। शायद 47 तक हम इसको अचीव कर पाएंगे। तो इस चीजों के लिए हमको क्या करना चाहिए जिसमें कि समाज का हर एक तबका इसमें इन्वॉल्व होकर के इसको बेहतर कर सके? जो भी समाज के सभी लोग हैं उनका जो आगे बढ़ने का ये है कि उसमें हम टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हम उसमें दे सकते हैं। जो भी टेक्नोलॉजी है उसको पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं, सभी का पार्टिसिपेशन उसमें सुनिश्चित कर सकते हैं। जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस में हम लोगों की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। जैसे डिजिटल इंडिया मिशन कार्यक्रम है, जो भी चीजें हैं डिजिटाइज हो रही हैं, तो लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करें। जो भी लॉ मेकिंग में अगर कोई ड्राफ्ट आता है उसमें उनके फीडबैक मांगे जाते हैं, तो उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और जो हमारा राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदारी दें, अच्छे लोगों को आगे ले आए। तो इन सब चीजों से जो समाज है हमारा वो बेटर डायरेक्शन में जाएगा। और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होनी है, वो भी आगे बढ़ेंगी और सभी का एक साथ विकास होगा। जी, पवन जी, यहाँ पर आप एसडीएम बन गए हैं और आप वास्तव में आप जब पद भार ग्रहण करेंगे उसके बाद आपको जमीनी हकीकत के साथ साथ नेताओं से भी मिलना जुलना होगा आपका। तो जो आप अपने हिसाब से जो देख पा रहे हैं कि वास्तव में जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनमें जो राजनीतिक लोगों का इंटरफेयर होता है, यह कहाँ तक जायज है? वास्तव में क्या लगता है कि इसमें कुछ चेंजिंग होनी चाहिए? जो इसमें ये दिया गया है कि सभी को, जो कि सभी गवर्नेंस के पार्ट होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो सिलेक्टेड हो, सभी को मिलके जो हमारी सोसाइटी होती है, जो हमारे बॉटम सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग होते हैं, उनको अपलिफ्ट करने का ही टारगेट होता है सभी का। तो मेरा ये मानना है कि सभी लोग उसी डायरेक्शन में बढ़े और सभी लोगों को बढ़ना भी चाहिए। जो भी हमारा समाज है, जो अलग अलग सेक्टर है, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, या हमारी पॉवर्टी को दूर करने का जो भी चीजें हो, उसमें जो भी, चाहे वो सिलेक्टेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सभी मिलके और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करें। कॉन्स्टिट्यूशन वे में जो भी लीगल चीजें हैं उसको की जानी चाहिए। लेकिन अगर इलीगल चीजों पे प्रेशर पड़ रहा है, इलीगल चीजें प्रेशराइज की जा रही हैं करने के लिए, तो उसको बिल्कुल मना किया जाना चाहिए। इलीगल चीजें कभी भी प्रमोट नहीं करनी चाहिए। और ये जो भी इलेक्टेड लोग होते हैं, जो भी सिलेक्टेड, ये सभी को पता होता है। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसी के दायरे में सभी लोग काम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पवन जी ने बता दिया कि वास्तव में जो इलेक्टेड हो चाहे सिलेक्टेड हो, सबको एकदम सुटेबल वे पे काम करना है, सबको मिलकर काम करना है। देश समाज की प्रगति के लिए सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना है, तभी देश हमारा, समाज हमारा बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाएगा। एक अंतिम सवाल हो पवन जी कि आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वास्तव में कम लाइन में आप बताएं कि वास्तव में इस रूट पे चलें जिससे कि बच्चे सक्सेस हो और एक बड़ा मैसेज दे समाज को? जी, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका तैयारी के पॉइंट से अगर देखें तो मैं समराइज यही करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो सिलेबस है, जो कमीशन ने डिसाइड किया हुआ है सिलेबस, उसको देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें। और इससे आपकी तैयारी कम हो सकती है। और अच्छे पीयर ग्रुप्स रखें, अच्छे दोस्त रखें, उनके साथ आप जो भी चीजें हैं उसको एक अच्छे तरीके से डिस्कस भी कर सकते हैं। और अपने अंदर एक विश्वास बनाए रखें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मैं इस पे एक मुझे लाइन याद आती है कि टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मोर डिफिकल्ट, बट डे आफ्टर टुमारो विल बी ब्लेसिंग। तो ये होता है, एक ना एक दिन जीत निश्चित होगी आपकी। और अपने ऊपर धैर्य बनाए रखें और कंटिन्यूअस पॉजिटिव वे में आप तैयारी करते रहें। जी, तो यहाँ पे पवन जी ने बताया कि वास्तव में हम लगातार मेहनत करते रहे, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके काम करते रहे, किसी भी तरह से हम डिमोटिवेट ना हो और हम अगर लगातार प्रयास करेंगे तो बेशक सफल होंगे। इनका इन्होंने अभी एक कोट किया, तो उसके लाइन में हम भी कहना चाहेंगे कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, गुले गुलजार होता है दाना खाक में मिलकर। बेशक ये चीजें होनी चाहिए कि वास्तव में अगर हम अपने वे को, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं तो होना चाहिए। एक लाइन और हमको अनायास ही याद आ रही तो उसको हम शायद शेयर कर दे आप लोगों के सामने कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। पवन जी, आप हमारे साथ बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।